हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नया लेक्चर एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बेटा है तो 1 से 1.5 दिन का, ठीक है जी। तो हो सकता है शायद आज शुरू हो, आज ही खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आज ना खत्म हो तो मंडे वाला थोड़ा सा लेक्चर लगे उसके ऊपर, फिर खत्म हो जाएगा पक्का, ठीक है। फिर हमारे पास 3 छोटी छोटी यूनिट बचेंगी। मैंने आपको बताया ये कितने दिन का काम है वो, ठीक है। 3 महीने टपेंगे नहीं, 30 जून पार नहीं होगी, मैक्रो खत्म होगी, ठीक है जी। और ये बता देना, मैक्रो को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा है। माइक्रो ने क्या दुख दर्द दिए वो एक अलग बात है, मैक्रो नहीं देगी, ठीक है। चलो जी बाबू, इस यूनिट का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम। अभी हमने 2 चैप्टर कर लिए, ठीक है ना बाबू। अब हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बाबू मेरे साथ साथ ना पहले लिखना शुरू कर दो एक्सेस डिमांड के बारे में। बाबू देखो एक मिनट सामने, ये मैंने डेफिनेशन लिख के आप भी लिखोगे, या मैंने 2 लाइन छोड़ी, 2 लाइन के बाद मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी छोड़ देना 2 लाइन, पता लग जाएगा क्या लिखना है, ठीक है जी। एक काम करो, 2 लाइन ही तुम 6-7 लाइन छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, आप भी यहीं बना लेना, ठीक है। यहाँ 6-7 लाइन छोड़ दो तुम। बाबू फटाफट से नोट डाउन करो। चलो बाबू सामने देखना, समझते हैं बेटा जरा टॉपिक। कोई तो ऐसी डिमांड है ना जो ज्यादा है। क्या नहीं चल रहा, रीस्टार्ट कर दो, दोबारा बैच स्टार्ट कर लेते हैं। बाबू लिखा हुआ है एक्सेस डिमांड। सर नाम से समझ में आ रहा है कि कोई तो डिमांड ज्यादा है ना, कोई तो डिमांड एक्सेस में है। इस डिमांड की चर्चा चल रही है, ये समझते हैं। सर मैंने लिखा it refers to the situation where actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। मतलब बेटा ये बात ना हमने ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पढ़ी है। पढ़े थे ना बेटा 3 टॉपिक बैक टू बैक। मैंने कहा था सर डायग्राम डायग्राम समझ लो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल। बाबू हम एक्स एक्सेस पे ले रहे थे इनकम और वाई एक्सेस पे ले रहे थे कंजम्पशन। सेम कहानी है। एग्रीगेट सप्लाई
का कर्व मैंने ड्रॉ किया, सबको याद होगा प्रॉपर्टी 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ है ये। बाबू प्रोड्यूसर ना विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, प्रोड्यूसर की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ना सप्लाई 1000 यूनिट करनी चाहिए क्योंकि डिमांड आएगी 1000 यूनिट की, ठीक है। और इकोनॉमी में 100 ही लोग हैं, उस दिन वाला एग्जांपल, एक पर्सन मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकता है, 10 यूनिट बना सकता है, तो 1000 यूनिट उन्होंने बनानी पूरी जान लगा के, उनकी एक्सपेक्टेशन है 1000 की डिमांड आएगी, ठीक है। और वो अगर 1000 की डिमांड आती, आपको पता है ना एग्रीगेट डिमांड कैसा होता है बेटा, कर शुरू के 4 पॉइंट पे एस से बड़ा है, फिर कहीं इंटरसेक्शन है और फिर कहीं नीचे चला जाता है। बाबू अगर 1000 की डिमांड आती तो ये वही पॉइंट होता ना बेटा जिसको हम बोल सकते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। भाई एडी और एस बराबर है, इक्विलिब्रियम तो कंफर्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये वही पॉइंट है जिस पर सारे के सारे लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इकोनॉमी में हुआ क्या, वो कहते हैं it refers to the situation where actual aggregate demand is more than planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium. बाबू it is a planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium, लेकिन कहता है actual aggregate demand ना इससे ज्यादा आ गई, यानी कि लोगों ने इस जो आप सोच कर बैठे थे ना कितनी डिमांड है उससे ज्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में। सर अगर उससे ज्यादा ही डिमांड आ गई है तो कर्व को मैं शिफ्ट कर दूं, यानी कि बेटा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा देखने में। इस नए कर्व को मैं नाम दे रहा हूं 81, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। जहां इसने एएस को इंटरसेक्ट किया बेटा इसे हम बोल रहे हैं E1, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम 1, ठीक है। और बाबू ई से लेकर मैंने यहां तक एक परपेंडिकुलर ट्रेस किया, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए। बाबू कोई मुझसे पूछे ए क्या है तो बेटा मैं बोलूंगा ए इज द इन्फ्लेशनरी गैप। जो आपने 6 लाइन छोड़ी है बाबू उसमें आप डायग्राम बनाओगे और बेटा ये भी लिखोगे ए इज द इन्फ्लेशनरी गैप। बाबू अब मुद्दा उठता है यार एक्सेस डिमांड तो चलो समझ में आती है, जहां एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है, कि कोई डिमांड ज्यादा ही है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा ही है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से, जितनी सोची थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही है एक्चुअलिटी में, ठीक है। और वो मुद्दा उठता है इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, बेटा मैं बता देता हूँ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप में एक सिंगल पॉइंट का भी अंतर नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन मैच कर लो, उसकी डेफिनेशन मैच कर लो, बिल्कुल सेम लिखिए, देख लो चाहे इन्फ्लेशनरी गैप इट इज द गैप एट विच यहां से लेकर यहां तक और बाबू यहां से लेकर यहां तक मैच कर लगे खुद से एक वर्ड से लिखा, यानी कि पेपर पूछ के एक्सेस डिमांड तो भी यही कहानी है, पेपर पूछ के इन्फ्लेशनरी गैप तो भी यही कहानी है। क्यों बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। तो अभी ना लिखने वाला काम थोड़ी देर के पेंडिंग छोड़ो, अब समझने वाले चीज पे फोकस करो। एक बात और बता देता हूँ, आपने देखा होगा 2 टॉपिक हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, चैप्टर का नाम भी है। अगर एक्सेस डिमांड को ढंग से पढ़ लिया ना तो डेफिशिएंट डिमांड में पूरे 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2 मिनट में, ठीक है। तो एक टॉपिक को पूरी मास्टरी कर दो, ठीक है। बाबू अब मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूँ रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। रीजंस क्या है एक्सेस डिमांड के, लो जी समझते हैं जरा रीजंस। बेटा पहला रीजन है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लो जी समझते हैं बेटा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मान लो बेटा पहले ना इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60% थी, मतलब वो इंसान 100 रुपए कमाता था तो बेटा 60 ही खर्चता था, 40 क्या करता था सेव करता था। ये ना आपके और मेरे मदर फादर की जनरेशन है, पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इतनी होती थी। पुराने जमाने में कहावत थी, मतलब मेरी मम्मी आज भी कहती है 50 कमाओ 50 जोड़ो, सॉरी 50 खर्चो 50 जोड़ो, अगर 100 कमा रहा है ना इंसान तो 50 खर्चे और 50 जोड़े, ऐसे कहावतें उनके भी पेरेंट्स ने उनको कही है, ठीक है ना, पुरानी जनरेशन ऐसे ही सोचती थी, ठीक है ना। तो अब
पहले इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60% थी, 100 कमाते थे 60 करते थे 40 जोड़ देते थे, ठीक है सर। इकोनॉमी की ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मान लो बढ़ गई है, ये हमारी जनरेशन है, 100 कमाती है 80 खर्चती है 20 जोड़ती है। सर बस मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60 से 80 चली गई है, पहले डिमांड कितने रुपए की करते थे आप इकोनॉमी में? 60 रुपए की। अब डिमांड कितने की करते हो? 80 की। रिजल्टेड इनटू एक्सेस डिमांड और नॉट? गैस की वजह से डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? पक्का पहला रीजन समझ में? कितना सिंपल है, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, सिर्फ आपने समझने पे ध्यान देना, लिख लेंगे, लिखने की कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ाऊं बात को बाबू। अच्छा, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन में कोई अंतर है? मैंने भी बताया कोई अंतर नहीं है, वन एंड सेम थिंग, ठीक है ना। मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सिर्फ बेसिक बात कर लेता हूँ, इन्फ्लेशन क्यों आता है। मेरी सिस्टर ना साइंस बैकग्राउंड से रही है 12th क्लास तक, उसने बाद में करी है बीकॉम, ठीक है। उसके फाइनल ईयर में टॉपिक था इन्फ्लेशन, उस टाइम पर 12th कर रहा था, ठीक है जी। वो अपने टाइम की टॉपर रही है, मतलब उसने 4/4 है पूरी जिंदगी, ठीक है जी। तो मेरे को भी थोड़ा सा 11th 12th में ये लगा कि मुझे फोड़ना है, मैंने 9 10 फोड़ा, 11 फोड़ा, 12th में तो खैर मैं बहुत बड़ा मास्टर माइंड था, ठीक है ना। तो मेरे पास मम्मी अगर पढ़ती थी, जब भी आती थी तो कोई टॉपिक लेके आती थी, कहती थी पढ़ा, तो उसकी इन्फ्लेशन मैंने पढ़ाया था और मैंने उसको एक ही बार बोली थी बस, तो नहीं तेरी बुक में जितने मर्जी रीजन दिए इन्फ्लेशन के, एक बार कहने के इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही वजह से आता है, जब भी इकोनॉमी में अंधाधुंध पैसा आएगा ना, हमेशा इन्फ्लेशन आएगा। मेरी इकोनॉमी में फिक्स पैसे हैं 10 लाख करोड़ मान लो, अगर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए और डाल दिए ना और खर्च कर दिए, लोगों के हाथ में 1 लाख करोड़ फालतू का आएगा ना, लिख के दे दो इन्फ्लेशन आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन होता है, चाहे तो सारे कारण बढ़ ले, आखिरी में अगर कोई यही रीजन दिखाई देगा। तो ये बात मैं आपको भी समझा रहा हूँ आज, इन्फ्लेशन आने का एक ही कारण होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, अगर इकोनॉमी में अंधाधुंध पैसा खर्च हो जाएगा ना तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? मैं प्रूव करूंगा, अभी टेंशन है लो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से खत्म कर देंगे टॉपिक। आओ बाबू, सेकंड रीजन लिख रहा हूं मैं एक्सेस डिमांड का, रिडक्शन इन टैक्सेस। बाबू मान लो इकोनॉमी में ना टैक्स रेट था 30%, अगर एक इंसान 100 रुपए इनकम कमाता था तो सरकार को टैक्स देता था 30, उसके हाथ में इनकम कितनी आती थी? इस इनकम को होता है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब वो इनकम जो खर्चने के लिए बच गई। 100 कमाता था 30 सरकार को भी आता था, 70 रुपए की डिमांड करता था इकोनॉमी में, मैक्सिमम 70 की तो कर सकता था। आज सरकार ने टैक्स रेट गिरा के 10% रख दिए, यानी कि अगर 100 कमाए तो कितने खर्चेगा बाबू? 10 रुपए की सरकार को टैक्स देगा। अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है उसके हाथ में? 90। वो पहले 70 की डिमांड कर सकता था, अब बोलो अब 90 की। रिजल्टेड इनटू एक्सेस डिमांड और नॉट? सिंपल बात, आगे बढ़े बाबू। रीजन 3 4 और 5 लगभग एक जैसा है, स्लैश करके लिखूंगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, increase in government expenditure, deficit financing, और fifth one is increase in investment। बाबू ये तीनों कारण है एक्सेस डिमांड के, तीनों का लॉजिक बिल्कुल आसपास है, घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से समझ लो। बाबू कहते हैं गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, एक ही बात है। बाबू सरकार ने क्या करा, खर्चना शुरू कर दिया, अंधाधुंध इकोनॉमी, अंधाधुंध खर्च लिया बेटा। बाबू सरकार खर्चेगी क्या इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जब भी पैसा आता है क्या बताया था, क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। क्या एक्सेस डिमांड होगी भाई? बड़ी सीधी सी बात है भाई, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल पे काम कर रही है, एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर सरकार खर्च रही है, किसी को तो इनकम मिल रही होगी, और जिसको इनकम मिल रही है, मान लो पहले कमाते ही 500 लाख उसके हाथ में 1000 आने लगे, क्या करेगा वो? लेविशली स्पेंड करेगा। बड़ी सीधी सी कहानी है, मतलब जो उसके क्लास के 50 रुपए पे कर सकता था, आज के 60 का खरीदने को तैयार है।
यही कारण होता है पिछला, इसलिए आपने मतलब ऐसा करना वो लिखा देता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत और परेशानी नहीं? दोनों का लॉजिक सेम है। अब बेटा मुद्दों का डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक जैसी बात है, आप समझना। इसने टर्म सुनी है डेफिसिट फाइनेंसिंग? नहीं सुन, चलो मैं बताता हूँ। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग पता है क्या होती है? वो सरकार के खर्चे पता है आपको ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इनकम। तो सरकार इस खर्चे को कैसे कोप अप करती है, मैनेज कैसे करती है? वो सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान सरकार ने इस खर्चे को मैनेज करने के लिए क्या करा, आरबीआई से करेंसी प्रिंट करा दी और करेंसी प्रिंट कराकर इंडियन इकोनॉमी में खर्च दी। क्या होगा बेटा, इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? मेरी इकोनॉमी में फिक्स पैसे हैं 10 लाख करोड़ रुपए। अगर आपने 50,000 करोड़ रुपए प्रिंट कराकर खर्च दिए तो बाबू पहले 10 लाख करोड़ थे, अब 10,50,000 करोड़ हो गए। इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? कुछ महंगाई पक्का बढ़ेगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ में आया? अपने डेफिसिट को फाइनेंस करना। सरकार की बेटा इनकम है 9.5 लाख करोड़, मान लो खर्चा है 10 लाख करोड़, 50,000 करोड़ से डेफिसिट में है सरकार। इस डेफिसिट को हम कैसे फाइनेंस कर रहे हैं? करेंसी प्रिंट कराकर। करेंसी प्रिंट कराकर अगर हम खर्चा करेंगे उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। रीजन फॉर द इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत हो? सारी बात को लेकर मैं क्लियर? 5 की 5 हेडिंग। आगे बढ़ जाए। इन तीनों का लॉजिक सेम है। ऑब्जेक्ट बाबू, sixth heading is fall in imports. Fall in imports. और बाबू seventh heading is rise in exports. ठीक है बाबू, sixth heading is fall in imports और sixth heading is rise in exports। बेटा क्या फर्क है? कोई मेरे को बताएगा कैसे इसकी वजह से एक्सेस डिमांड आ रही है? देखना अपनी तरफ, सामने देखो। कुछ बताना चाहोगे? चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो फिर। तो मान लो कोई कॉमोडिटी है, ठीक है ना, और उसका हम इंपोर्ट करते थे 100 यूनिट का। ठीक है, फिर को छोटा रखना, सब समझने पे ध्यान देते हैं। ठीक है जी बाबू, हम इंपोर्ट किया करते थे 100 यूनिट का, ठीक है, और उस कॉमोडिटी की बेटा डोमेस्टिक डिमांड थी 200 यूनिट की। मेरे देश में भी कंज्यूम होता था, ठीक है, मेरे देश के लोग भी बनाते थे, देश के लोग जो बनाते थे वो 200 बेचते थे, और हम क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते थे 100। ठीक है, अचानक से इंपोर्ट गिर गए, क्यों? क्योंकि बेटा महंगा हो गया फॉरेन का वही सामान जो हम इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, अब सिर्फ 25 प्रोडक्ट ही इंपोर्ट हो रहे हैं। मेरे देश के लोग 200 ही बना रहे हैं क्योंकि उनके 200 ही बिकते थे। ठीक है, मेरे देश के लोग कितने बना रहे हैं? 200 बिकते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 75 यूनिट का इंपोर्ट गिर गया, इसकी डिमांड कहाँ पर आएगी? अब मेरे देश के अंदर पाएगी, मेरे देश के अंदर सीधी सी बात है। ठीक है ना, मेरे देश का सामान बिका, कोई समझ लो 200 बिक जाएंगे देश के अंदर ही। ठीक है, सॉरी 200 बनाता है बेटा मेरा देश का ही बंदा, ठीक है, और 100 हम करते हैं इंपोर्ट। टोटल डिमांड देश की 300 है। ठीक है, 100 मेरे देश का 200 मेरे देश का आता है, 100 हम इंपोर्ट करते हैं, 300 की डिमांड पूरी हो जाती है। हर साल ऐसे होता है। इस बार में बेटा चेयर फॉरन में बड़ी महंगी हो गई, मेरे देश में सस्ती मिल रही है। इंपोर्ट करने वालों ने कर ली, वो 25 रुपये हुई इंपोर्ट। डिमांड अब मेरे देश में कितनी आएगी? 275। पहले के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा है कि नहीं है? It resulted into excess demand. On the same logic, the rise in exports भी है। वो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं तो क्या होगा भाई? मान लो कोई कमोडिटी मेरे देश में बनती टोटल 300 है, ठीक है, हम पहले एक्सपोर्ट करते थे बेटा 100, और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी उसकी 200। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ठीक है जी। अचानक से क्या हुआ बेटा, मेरे इस चीज की, मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में बहुत आ गई, और
और इस बार मेरे पास एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया जो कि टोटल 200 यूनिट का है। बनाई मैंने 300 ही सोच कर ली, पिछली बार भी उतना ही, इस बार भी उतना ही दिखेगा, लेकिन 200 एक्सपोर्ट हो गई। सर मेरे पास डिमांड कितनी आएगी? 200, सप्लाई करने का ऑर्डर कितने हैं? 100, रिजल्टेड इनटू एक्सेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने सातों बातें अलग एग्जांपल देकर बताई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ में आया था? अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोगों की बढ़ेगी, ज्यादा खर्चने लगेंगे, एक्सेस डिमांड ही तो बढ़ेगी। अगर सरकार टैक्स कम करेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम आएगी, एक्सेस डिमांड ही तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट फालतू खर्चे करेगी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, सर गवर्नमेंट का खर्चा दूसरे की इनकम, उसके हाथ में पैसे वो करेगा, इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा, ज्यादा ही डिमांड करेगा। पहले उसके हाथ में 500 आते थे, आपने 1300 कर दिया, 1000 की डिमांड ही करेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार ने खर्च को अगर बेटा फाइनेंस करके तो आपको अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा डालोगे इन्फ्लेशन पकड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। फॉरेन इंपोर्ट्स, बेटा अगर इंपोर्ट गिर जाएंगे तो ऐसी बात है बेटा, उस एक्सेस यूनिट की डिमांड बेटा मेरे देश के अंदर होने लगेगी। अगर बाहर से बोली होगी डिमांड तो देश के अंदर ही पड़ेगी वो डिमांड, इट रिजल्टेड इनटू एक्सेस डिमांड। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर बेटा फालतू चीजें बाहर एक्सपोर्ट करते रहोगे तो मेरे देश की डिमांड कभी पूरी नहीं होगी, रिजल्टेड इनटू एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, इसके बाद में लिखने का मौका दूंगा। इम्पैक्ट, सर देखो मैंने अभी तक हर चीज समझाई है, ठीक है? इम्पैक्ट में समझाऊंगा नहीं, पूछूंगा, ठीक है? नहीं, हाँ ये बता देता हूँ किन तीन चीजों पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है जी? गाइड आपको करना चाहिए। इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और इफेक्ट ऑन प्राइसेस। अच्छा मुझे फटाफट से जरा ये बताओ, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट्स, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि 1000 यूनिट की डिमांड रहेगी, पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है 1200 यूनिट की, प्राइसेस क्या होगा? सब बता सकते हैं? पक्की बात, प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बाबू प्राइसेस बढ़ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइसेस एंड प्राइसेस ही तो इन्फ्लेशन होता है, इसी वजह से इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप था। मैंने कहा था मैं बता दूंगा तो इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है सर, व्हाट अबाउट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्ट ऑन आउटपुट? एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? सुनो अली, क्या कहते हो? एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? एक बढ़ जाएगी, गधे हो तुम। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर है पहले से ही, 100 लोग हैं, 10 यूनिट बना सकते हैं, ऑलरेडी 100 के 100 लोग 10 यूनिट बना रहे हैं। क्या दूसरा कोई इंसान है जिसको आप एम्प्लॉयमेंट दोगे? बाबू एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चेंज हो नहीं सकती, और अगर नौकरी नहीं बढ़ सकती आउटपुट कैसे बढ़ सकता है? इसलिए कहता हूँ सुन लिया करो, टॉपिक की शुरुआत ही बात करके चलती, एग्जाम्पल ये दिया हुआ और आज से नहीं दे रहा बेटा, परसों परसों के लेक्चर से दे रहा हूँ सेम एग्जाम्पल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? अब मैं आपको ना कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। मैंने क्या कहा, एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड में कितनी सिमिलरिटी है? सारी। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। एक्सेस डिमांड में टॉपिक रहता है 5 मिनट का, ऑब्वियसली मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, टाइम आप देख रहे हो, ठीक है? अब आप करोगे क्या, ये नोट डाउन कर दोगे, तो काफी सारा इसमें क्वेश्चन कर रखा है आपने, फिर ये नोट डाउन कर दोगे, रीजंस, फिर इम्पैक्ट कर दोगे, उसके बाद डेट छोड़ देना, उसके बाद लिखना डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये डेट पे हम कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में, परसों लेक्चर आएगा, ठीक है? अब उसके बाद जब आप हेडिंग लिखोगे डेफिशिएंट डिमांड, तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी सिमिलरिटीज है। पता है क्या डेफिनेशन लिखोगे? इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ, इस वर्ड की जगह लिखोगे फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
सर ए ई क्या होगा, मैं भी डायग्राम बना देता हूं। ए ई इज द डिफ्लेशनरी गैप, ए ई इज द डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? इट इज द गैप एट विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ planned aggregate demand required to establish solar capacity। सब कुछ से कितनी देर लगी? अभी रीजन और इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। तो मैंने इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम उस तरह बनाया, डिफ्लेशनरी का इस तरह बता रहा हूं। जब आप बनाओगे मुझे बता देना, ठीक है जी। मैं यही स्लाइड दिखा दूंगा आपको, तो ले लोगे इनकम कंजम्पशन तो लिख लोगे बाबू। 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ एएस पर एग्रीगेट डिमांड, पहले कुछ पॉइंट पर ऊपर, फिर इंटरसेक्शन, फिर नीचे। सर प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, प्रोड्यूसर 1000 यूनिट एक्चुअली में सप्लाई करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये कि 1000 यूनिट की डिमांड आएगी। अगर आती तो ये वो पॉइंट होता जहां सबको नौकरी नहीं मिलती और बाबू एडिटोरियल्स बराबर तो इक्विलिब्रियम भी होता। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्लान एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम आई है बेटा प्लान एग्रीगेट डिमांड से। 1000 नहीं, इस बार डिमांड आई 800 की, यानी कि बेटा AD1 कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा बेटा। ये जो नया पॉइंट जहां AD और AS ने इंटरसेक्शन किया, AS और AD1 ने इंटरसेक्शन किया, ठीक है E1 बाबू। E से आपने एक परपेंडिकुलर ट्रेस करा AD1 की तरफ, आपको एक पॉइंट मिला AE क्या है बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। सब कुछ पहले कैसा? आओ जी नेक्स्ट स्लाइड। Reasons for deficient demand: decrease in propensity to consume, increase in taxes, decrease in government expenditure। इसका कोई अपोजिट नहीं होता, इसलिए यहाँ 6 रीजन दिखाई देंगे। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन एक्सपोर्ट्स, फॉल इन इंपोर्ट्स, सॉरी राइज इन इंपोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। 6 रीजन हो गए। किसी ने एक्सप्लेनेशन पूछनी है मैं बता देता हूँ, 6 में से किसी की नहीं पूछनी, अभी सोच लेना मन में लिखते टाइम, तब भी पूछ लेना, कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है मुझे इस चीज की। किसी की समझ में आए ना कैसे इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है या कैसे इसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो रही है, मैं बता दूंगा पक्का। सोच लेना, सबके उल्टे ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। इधर देखना सर, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या आया सर? आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आया, एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, प्राइसेस पे क्या है, तीनों पे जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रोड्यूसर 100 यूनिट सप्लाई करना चाहता है, उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, डिमांड आई, उसको लगता था 1000 आ जाएगी, पर डिमांड एक्चुअली में आई बेटा 800, ठीक है। क्या होगा प्राइसेस का? गिरेंगे, पक्की बात है, मानते हैं सब बाबू, प्राइसेस गिर गए। अच्छा एक बात बताओ, अब अगले सालों के लिए एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आया? आपने 1000 सोचा था, 800 की डिमांड आई, अब अगली बार के लिए आप क्या सोचोगे कि यार 900 ही बना लेते हैं। पिछले साल 800 की डिमांड आई, 900 ही बना लेते हैं, पर 900 बनाने के लिए भी तो 200 पिछले साल वाली पड़ी है। खुद बताओ, 200 पिछले साल वाली नहीं पड़ी? फिलहाल 1000 बनाई है, 800 की डिमांड आई है, 200 पिछले साल वाली पड़ी है। इस बार कितनी बनाना चाहोगे? 700। 700 बनाने के लिए नौकरी 70 लोगों को तो दोगे, 30 की नौकरियां खा जाओगे क्या नहीं खा जाओगे बाबू? एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी और आउटपुट भी गिरेगा, क्योंकि इस बार मैं 1000 नहीं बना रहा हूँ, 900 बना रहा हूँ, उसमें से भी 200 पड़ी हैं, 700 ही बना रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट भी गिरी, आउटपुट भी गिरा, प्राइसेस भी गिरे। सोच पा रहे हो पक्का से? बस एक आखिरी टॉपिक रहता है, ठीक है जी, 15 मिनट का मैंने बता दिया आपको, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब बाबू वो करा दूंगा तो उसका ये अपोजिट कर दूंगा, डेफिशिएंट डिमांड भी पूरी हो जाएगी। 1.5 पेज छोड़ देना, लेकिन ये सब नोट डाउन करने के बाद फिर डेफिशिएंट डिमांड लिखना शुरू करना, ठीक है जी। अब आपका काम सिर्फ लिखने का, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।